हेलो एवरीवन। सो फाइनली डे 2 आपके सामने आ चुका है वोकैबुलरी सीरीज का। तो आप सभी अगर जेकेएसएसबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहली वाली वीडियो उम्मीद करता हूं आपने जरूर देख ली होगी। स्पेशल जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स की बात करूंगा, आपके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट भी बन चुकी है जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के नाम से। वहाँ पे सीक्वेंस में वीडियोस है, वहां पे जाके देख सकते हो। स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। देखो आज की इस वीडियो में क्या रहेगा, जो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन होंगे ना वो जेकेएसएसबी के 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इस पर फोकस कीजिएगा, पहले दो क्वेश्चन जेकेएसएसबी के, बाकी सारे एसएससी के। तो यहाँ पर कहा गया है कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो इस ईडियम का सही मीनिंग बताता है। ईडियम आपके सामने है, विल ओ द विस्प। अब देखो इसके चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि आप बिना एफर्ट के जो है या फिर कम एफर्ट से आप उसको अचीव कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए हम यूज करते हैं विल और द विस्प। या फिर ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल है या फिर कुछ ऐसा जो आपको गाइड कर रहा है जिसके अकॉर्डिंग आप जो क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हो, सक्सेस की तरफ बढ़ते हो एक्यूरेसी के साथ, ये इसका मतलब होता है। या फिर कुछ ऐसा है, कुछ दिखावट वाला, या फिर आपको कुछ अट्रैक्ट कर रहा है बट वो अब अटेन ही नहीं कर पाओगे और उसकी वजह क्या होगा, आप गलत रास्ते में भटक जाओगे, तो ऐसा होगा। ये विल ऑफ द विस्प का मतलब है। या ऑप्शन नंबर डी में एक ऐसा चैलेंज है जो कि डिफिकल्ट है लेकिन टाइम के साथ और आपकी मेहनत के साथ वो आप अचीव कर पाओगे, फिक्स हो जाएगा। तो विल ऑफ द विस्प का मतलब क्या होता है, आपसे ये पूछा गया। देखो जी, विल ऑफ द विस्प का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि आपको अट्रैक्टिव लगे, प्रॉमिसिंग लगे, लेकिन अचीव करना इम्पॉसिबल हो। समझ गए हो, एक झूठी आशा बोल सकते हो, एक अनरियलिस्टिक गोल कह सकते हो जिसके अकॉर्डिंग लोग रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो विल और द विश का मतलब आपको समझ आ गया क्या है, कि कुछ है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन वो आप अचीव नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल है उसको अचीव करना। समझ गए। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, एन इल्यूजरी परस्यूट दैट इज कैप्टिवेटिंग बट अल्टीमेटली अनअटेनेबल ऑफन लीड्स वन एस्ट्रे, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ वर्ड ऐसे हैं जो क्या पता आपको डिफिकल्ट लगे तो उनके मतलब भी आपके सामने लेकर आया हूं। इल्यूजरी का मतलब होता है कुछ ऐसे जो कि रियल तो दिखता है लेकिन एक्चुअली फॉल्स होता है, मतलब कुछ मिसलीडिंग, कुछ इमेजिनरी, उसके लिए हम यूज करते हैं इल्यूजरी। परसूट की बात करेंगे, इसका मतलब क्या, कुछ चेज करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, परसूट हो गया। कैप्टिवेटिंग का मतलब है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो किसी की अटेंशन को, वो कैप्टिवेटिंग मतलब कहा गया ना कि कुछ ऐसे जो को अट्रैक्ट करता है लेकिन इम्पॉसिबल अचीव करना, तो वही कैप्टिवेटिंग वही होगा ना कि आपको अट्रैक्ट कर रहा है। और उसके बाद एस्ट्रे का क्या हो यहाँ पर हो जाएगा, आप गलत रास्ते पर चले जाते हो, मिसगाइडेड हो जाते हो। तो इन सभी वर्ड्स आपके सामने आ चुके हैं, बाकी आपको मतलब समझ आ गया विल ऑफ द विस्प को मतलब क्या है। अब जनरली जो इडियम्स होते हैं ना, हर एक का कोई ना कोई ओरिजिन रहता है। जैसे इसका ओरिजिन क्या रहा था कि पहले लोग जंगलों में जाते थे, जब उनको रास्ता भटक के बाहर निकले, लाइट दिखती थी, हाँ लगता था ये लाइट यहाँ पर आ रही है, हम इस रास्ते से जाएंगे बाहर आ जाएंगे। लेकिन होता क्या था, लास्ट में वो भटके रहते थे। वो एक्चुअली में लाइट तो दिखती थी बट वो एक्चुअली रास्ता होता नहीं था। तो वही होगा ना कि आपको कुछ अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन वो सही नहीं, आप उसको अचीव ही नहीं कर पाओगे और गलत रास्ते में भटक जाओगे। वही विल ऑफ द विस्प आपको देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी 2024 एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर ईडीएम है डेज ऑफ रिकनिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा। डेज ऑफ रिकनिंग आपके सामने है। डायरेक्ट हम जंप करते हैं आंसर की तरफ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जी, डेज ऑफ रिकनिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर का टाइम आ चुका है, भविष्य में एक ऐसा मोमेंट आ चुका है, फ्यूचर में एक ऐसा मोमेंट आ चुका है जहां पर आपको क्या करना है, जो आपने पुराने एक्शंस किए थे, पुराने डिसीजंस लिए थे, उसके रिजल्ट का टाइम आ चुका है, अब आपने उसको फेस करना है। ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेज ऑफ रिकनिंग। समझ गए हो वही कहा गया एक मोमेंट है फ्यूचर में, जो कोई पर्सन जो है वो कंसिक्वेंसेस फेस करता है उसके एक्शन के, जजमेंट का टाइम आ चुका है, अकाउंटेबिलिटी का टाइम आ चुका है, पे बैक का टाइम आ चुका है, डेज ऑफ रिकनिंग हम यूज कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखोगे, कहा गया है एक जजमेंट पीरियड व्हेन पास्ट एक्शंस एंड डिसीजंस कल्मिनेट इन इनएविटेबल कंसीक्वेंसेस। समझ गए। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी तो वही बताने की कोशिश कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी कुछ अगर डिफिकल्ट वर्ड आपको लगेगा, वो क्लुमिनेट हो सकता है, इनएविटेबल हो सकता है, कंसीक्वेंसेस तो मतलब रिजल्ट हो जाएगा। तो क्लुमिनेट का मतलब क्या हो जाएगा कि आप एक हाईएस्ट पॉइंट या फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हो। समझ गए, मतलब वो फाइनल टाइम आपका आ चुका है जब आपको जो आपके एक्शंस थे उसको सामना करना पड़ेगा, तो वो आपके सामने इस तरह से आ रहा है। इनएविटेबल का मतलब जो होना ही होना, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपने अब इसको फेस करना ही करना है, वो टाइम आ चुका है फेस करने वाला, अवॉइड नहीं कर सकते, इनएविटेबल आ गया। समझ गए हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये आपको तभी अच्छे से याद रहेंगे जब आपने लास्ट की वीडियो के भी देख लिए, आज के भी देख लिए, आप इनको रिवाइज करते जाओगे
तब भी आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, वरना आप भूल जाओ। आप किसी भी जगह से एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो, ये बड़े कॉमन आप सभी को आने चाहिए। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब वर्ड्स कैसे याद करने हैं, तो डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश करो। किसी से चैट कर रहे हो, उस चैट में किसी भी ना किसी तरह से इन वर्ड्स को एडजस्ट करो वहां पर, तो इन वर्ड्स को यूटिलाइज करो, यूज करो, तभी आपको याद रहेंगे, वरना भूलते जाओगे। समझ गए? अब जो क्वेश्चन है वो एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया एक ऐसा वर्ड बताओ जिसका सेम मीनिंग होगा इस वर्ड की तरह। हिंडर, हिंडर का जो मतलब होगा, ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब भी हिंडर की तरह ही होगा, मतलब आपको सिनोनिम बताना है हिंडर का। तो देखिए जी, हिंडर का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी चीज को रोकना, रुकावट पैदा करना, डिले कर देना, डिफिकल्टी क्रिएट करना, प्रोग्रेस को रोक देना, ये सारे मतलब है हिंडर के। तो हिंडर का मतलब आपको समझ आ गया। अब ऑप्शन नंबर है ए, सोर, सोर का मतलब होता है पेनफुल, तो वो तो इसका मतलब हुआ नहीं हिंडर की तरह। सेकंड है एड, एड का मतलब होता है हेल्प करना, तो हिंडर में तो आप हेल्प नहीं कर रहे हो, आप डिस्ट्रक्शन ला रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन ला रहे हो, डिले करवा रहे हो, हेल्प नहीं कर रहे हो। इम्पीड का मतलब होता है ब्लॉक कर देना, इंटरफेयर करना, प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर देना। इसका मतलब हिंडर की तरह जो सेम मतलब आपको देखने को मिलता है वो इम्पीड का देखने को मिलता है। इम्पीड इसका सिनोनिम है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में स्टेयर था, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, है ना, स्टेयर करना जैसे, तो वो तो होने नहीं वाला है। हिंडर का मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना, डिले लाना। तो इम्पीड का मतलब भी वही है, आप ब्लॉक कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिले कर रहे हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्यों? क्योंकि लास्ट की वीडियो में 10 क्वेश्चन करवाए थे और आज का ये 4th क्वेश्चन है। फिर से ईडियम फ्रेज आपके सामने स्क्रीन में है। इस बार क्या आपको ईडियम फ्रेज नहीं दिया गया, वो आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं। इस बार आपको सेंटेंस दिया गया, आपको बताने जो सेंटेंस है, ये जो इसका मीनिंग निकल कर आता है, ये कौन से ईडियम या फ्रेज का मीनिंग है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखो जी, जो मतलब आपको सेंटेंस आपको दिया गया उसमें कहा गया है, ड्राइविंग फास्ट ऑन दिस बैड रोड इज लाइकली टू क्रिएट प्रॉब्लम। अगर आप फास्ट ड्राइविंग करोगे इस खराब सड़क पर, तो क्या होने वाले? प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रही है। तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? आप गलत रास्ते पे फास्ट ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आने जा रही है। मतलब आपको समझ आ गया। अब 4 तरह की इडियम फ्रेजेस आपके सामने वन बाय वन कवर करते हैं। पहला आस्किंग फॉर ट्रबल। आस्किंग फॉर ट्रबल का मतलब है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो रिस्की है और जिसकी वजह से डेफिनेटली प्रॉब्लम आने जाएगी ही जाएगी, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो वही तो क्वेश्चन में भी है कि आप खराब सड़क पर फास्ट ड्राइव कर रहे हो, आप कुछ रिस्की कर रहे हो और प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो वही तो आस्किंग फॉर ट्रबल का भी मतलब है। इसका मतलब आस्किंग फॉर ट्रबल ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हम देखेंगे। आस्किंग फॉर ट्रबल का मतलब वही होगा कुछ रिस्की, कुछ केयरलेस, कुछ फूलिश कर रहे हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। सेकंड है इन सेवंथ हेवन। सेवंथ हेवन का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, आप ग्रेट जॉय फील कर रहे हो, डिलाइट फील कर रहे हो। तो इन सेवंथ हेवन तो होगा सेवन, सातवें आसमान पर, वो बहुत खुशी है। पुट ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? पुट ऑफ का मतलब होता है आप किसी चीज को पोस्टपोन कर रहे हो, किसी चीज को डिले कर रहे हो, वो हो गया पुट ऑफ। बीट अराउंड द बुश क्या हो गया? आप कोई टॉपिक पर बात कर रहे हो, मेन पॉइंट को स्किप कर रहे हो और बातें घुमा रहे हो, वो हो गया बीट अराउंड द बुश। तो जो हमें सेंटेंस दिएगा तो उसका सही मतलब कौन से इडियम का है? आस्किंग फॉर ट्रबल का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जी, मुझे इंस्टाग्राम पर कुछ बच्चों का मैसेज आया था, लास्ट की वीडियो में भी 1-2 कमेंट आए थे। इंस्टाग्राम हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। आपको भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, फिर फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या आया था कि हमें पीडीएफ कब मिलेगा? मैंने आपको कहा कि पीडीएफ आपको मिला करेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम जब ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा। बस इस बार क्या है, इस बार थोड़ी सी कंडीशन आपके लिए मैं रखूंगा, क्योंकि ऐसे मुझे पता नहीं आप सीरियस हो या नहीं हो। समझ गए? अगर मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहा हूं तो आपकी तरफ से मुझे पता लग चाहिए आप सीरियस एस्पिरेंट यहाँ पर जो है वो वीडियोस देख रहे हैं। आपने क्या करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट था उस वीडियो में जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएगा, अपने वीडियोस को शेयर करना है। जैसे ही 500 लाइक्स कंप्लीट हो गए आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सेकंड वीडियो में 500 लाइक्स, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये कंडीशन है सिर्फ पीडीएफ की, और दूसरी कोई कंडीशन नहीं है। समझ गए हो? अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको कहा गया एंटोनियम यानी कि अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। कौन सा वर्ड है? डिसोनेंस वर्ड आपके सामने दिया गया है। देखो जी, 4 तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहले डिसोनेंस का मतलब समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, फिर इसके अपोजिट की तरफ भी आ जाएंगे। हालांकि ऑप्शंस इजी हैं, अगर आपको मतलब पता होगा तो एंटोनिम आप आराम से बता सकते हो। देखो जी, डिसोनेंस का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, किसी से डिसएग्री कर रहे हो। डिसएग्री आप किसी से कर रहे हो।
कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है सामने, यानी कि सिंपल सा मतलब है डिसोनेंस का मतलब है आप किसी से सहमत नहीं हो, आप किसी से एग्री नहीं हो। अगर किसी से एग्री नहीं हो, डिसएग्री हो, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आप एग्री कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए में एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट मतलब आप एग्री करके हस्ताक्षर करो, साइन कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए एग्रीमेंट अगर है तो वही तो अपोजिट हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब क्या होता है, जब हम नॉर्मली हम जैसे लैंग्वेज में बात करते हैं, हम चैट वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश भी अगर हम उसमें ऐड करें, हम एग्री यूज कर लेते हैं, डिसएग्री यूज कर लेते हैं। अगर आप डिसोनेंस जैसे वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दोगे, एक थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा और साथ ही साथ आपको नए वर्ड्स जो आपको सीखने में प्रॉब्लम आती है वो डेली यूज के बन जाएंगे, तो आपके लिए इजी बन जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन में है। एक ईडियम है जहां पर कहा गया है लॉन्ग इन द टूथ, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। 4 तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो डायरेक्ट हम जंप करते हैं इसके आंसर की तरफ। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है कि समवन हु इज गेटिंग ओल्ड, कुछ ऐसा जो ओल्ड होता जा रहा है, फिर इतना ओल्ड हो चुका है वो कुछ कर नहीं पा रहा, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। टू बी ओल्ड, ऑफन टू ओल्ड टू डू समथिंग, वही तो आ गया ना कि आप इतने ओल्ड हो चुके, फिर इतने ओल्ड हो चुके, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो लॉन्ग इन द टूथ आ गया। जैसे आपको बताया था कि विल और द विश, उसका ओरिजिन बताया था कहां से वो मतलब निकला था। वैसे लॉन्ग इन द टूथ का ओरिजिन क्या है, जैसे हॉर्सेस के टिथ जो है वो लॉन्ग एज से बड़े होते जाते हैं, तो वो ओल्ड होते जा रहे हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये ओरिजिन रहा था लॉन्ग इन द टूथ का, कि टू बी ओल्ड, ऑफन टू ओल्ड टू डू समथिंग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये भी समझ आ गया तो आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड एडवोकेट। एक वर्ड आपके सामने है एडवोकेट, इस एडवोकेट का आपको सेम मीनिंग यानी कि सिनोनिम आपको बताना है। देखिए जी, एडवोकेट इजी है आप सभी के लिए, आप कोर्ट में तो एडवोकेट होते हैं, आपके भी होते हैं, अपोजिशन वाले के भी को एडवोकेट हो जाए, एडवोकेट काम है आपको सपोर्ट करना, तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो एडवोकेट है। ऑप्शन नंबर ए सपोर्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है एंटोनियम बताना आपको। एक वर्ड है अंडरलाइन में करा हुआ बेनिथ, इसका एंटोनियम बताना है कि अपोजिट मीनिंग बताना है। सेंटेंस में कहा गया द रूम बेनिथ द कोलैप्स्ड बिल्डिंग वाज एम्प्टी, वो जो बिल्डिंग थी जो कोलैप्स हो चुकी, उसके जो नीचे का रूम था वो एम्प्टी था। तो बेनिथ का मतलब तो आपको समझ आ गया ना, अंडर, बिलो, जो कि जिसके नीचे आ रहा हो उसको हम बेनिथ बोलेंगे। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो ऊपर हो, अबव हो, हायर हो, है ना। तो ऑप्शंस में अलोफ्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ही होता है जो हाई हो, किस चीज के ऊपर हो, तो बेनिथ का अपोजिट अलोफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जी, अगर आपको समझ आ रहा है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप रिस्पॉन्ड कीजिए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक शेयर कीजिए, कैसी वीडियोस लग रही हैं वो शेयर कीजिए। थोड़ा अगर हमारा इस तरह से कमेंट सेक्शन में चलता जाएगा, आप कमेंट वगैरह करोगे, मैं देखूंगा, मुझे लगेगा हाँ वाकई में मुझसे और पढ़ना चाहते हो, ये वाला सब्जेक्ट जरूर पढ़ना चाहते हो, मैं और एफर्ट्स लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता कैसे लगेगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है या आप और वीडियोस चाहते हो, वो पता लगेगा आपको कमेंट सेक्शन से, आप कितना कमेंट कर रहे हो, कितना मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, क्या आपकी और एक्सपेक्टेशन है, वो सब कुछ कमेंट सेक्शन से ही पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया कि ऐसा वर्ड आपको बताना है जो कि गिवन वर्ड के अपोजिट होगा, मतलब वर्ड आपके सामने क्यूरियस, क्यूरियस का अपोजिट यानी कि आपको एंटोनियम बताना क्या हो जाएगा। क्यूरियस तो बड़ा सिंपल सा, आप सभी को पता है, क्यूरियस का मतलब जो ईगर हो, जो मतलब है ना, हम कहते हैं ना कि इसमें ईगरनेस बड़ी है, ये एक्साइटेड है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्ट ही ना ले, अनइंटरेस्टेड। वो ऑप्शन नंबर बी, डी में आपको देखने को मिल रहा है, वही यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। कहा चला कि ईडियम आपके सामने है फॉर बेटर और वर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर बेटर और वर्स। चलो डायरेक्टली जंप करते हैं आंसर की तरफ। बेटर और वर्स का मतलब होता है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे भी रिजल्ट आया, चाहे वो अच्छा आया चाहे बुरा आया, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे एक्सप्लेनेशन में कहा गया है, मैरिज के टाइम पे जो वॉज होती है उस टाइम पे हम कहते हैं ना कि आपको आउटकम्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर बेटर और वर्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है टू एक्सेप्ट वट एवर रिजल्ट गुड और बैड, वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कहा गया है वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, के सारे वर्ड्स का ग्रुप यानी कि सेंटेंस है, इसके लिए आपने एक सिंगल वर्ड बताना, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करी जा रही है। कहा गया डिसअपॉइंटेड एंड अनॉयड अबाउट समथिंग, आप किस चीज से डिसअपॉइंट हो चुके हो, है ना, उसके लिए आप एक सिंगल वर्ड यूज करना चाहते हो, क्या यूज करोगे। देखो डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड का मतलब क्या होता है, आप अनहैप्पी हो
डिससैटिस्फाइड हो, इरिटेटेड हो, तो वही तो आपको पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए कंटेंडेंट की बात करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा सेटिस्फाइड, बट यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन की बात करें, डिसुएड का मतलब हो जाएगा कि आप किसी को कन्विंस करते हो कि ये काम नहीं करना, डिसुएड हो गया। तो सरेल का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, कुछ अजीबो-गरीब है, कुछ सपने देखने जैसा हो गया, वो आपका डी ऑप्शन में हो जाएगा। बट जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डिसग्रंटल्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर कहा गया टू मूव अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एमलेसली, आप बिना किसी एम के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप क्या वर्ड यहाँ पर यूज करोगे? तो यहाँ पर हम यूज करते हैं मेंडर। मेंडर का मतलब होता है यहाँ से वहां जा रहे हो बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी एम के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का सेट भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो 22 क्वेश्चन का सेट आपके सामने आया है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा होगा। अब ये पता नहीं मुझे 22 क्वेश्चन का सेट कहाँ तक पहुंचने जा रहा है, ये डिपेंड करेगा कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मेहनत करना है तो मुझे आपके रिस्पॉन्स की भी जरूरत है। मैं चाहता हूँ ये 22 क्वेश्चन जो है वो 3 डिजिट तक चला जाए। 2 डिजिट के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ये 3 डिजिट या कोशिश करो 4 डिजिट तक भी पहुंच जाए। बस आपके रिस्पॉन्स की जरूरत है, ऐसा हो जाए। मैं चाहता हूँ अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाऊं और आप भी इतना पढ़ो कि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो ना, अगर आपके मान के चलो 5 क्वेश्चन वोकैब के आए तो 5 में से कम 4 क्वेश्चन आप सही करके आओ और ये वाली वीडियोस देख के सही करके आओ। ये मेरा फिलहाल एम रहने वाला है। इसके लिए कम से कम 4 डिजिट तक के क्वेश्चन आपको कवर करवाने ही होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।